जी, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी इंफॉर्मेशन ली, उनको अपने अंदर प्रोसेस किया, उसको स्टोर किया, और उसको रिट्रीवल जब जरूरत हुई उसको बाहर निकाल दिया, बांटा फोड़ दिया। तो इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन में इंफॉर्मेशन ली, उनको इंटरप्रेट किया। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आप जाने, इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट, रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग, रिकॉग्निंग, वोमिट इट आउट, बैर यानी फेंक देना, ठीक है। तो ये जो पहला इसका आंसर है ना, ये करेक्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कभी भी उसको हम लेंगे तो इनकोड करेंगे अपने मुताबिक, उसको सेव कर लेंगे पैकेट बना के अपने पास, फोन हो तो यानी इनकोड, और फिर उसको अपने पास स्टोर कर लेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फिर इनकोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। इनकोड डिकोड, इनकोड होता है, ये कम्युनिकेशन के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको, कम्युनिकेशन के टॉपिक के अंदर। जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना तो उसको अपने पास महफूज करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे इनकोडिंग कह रहे होते हैं। जैसे मैं कॉल करता हूँ आपको, कॉल करते हुए जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू की, वो सेम मेरी गुफ्तगू आपके पास नहीं जाएगी, बल्कि फोन उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी के अपने अपने अंदाज में उसको सेव कर लेगा पैकेट की सूरत में, जिस तरह भी, और वो यानी इनकोडिंग कर लेगा। फिर वो आगे आपके पास जब जाएगी तो आपको दोबारा सुनाने के लिए तो वो डी कोडिंग कर लेगा, ठीक है, वो डी कोड हो जाएगा, ताकि वो आपको वही आवाज जो मैंने बोला था उस तरह आपको सुनाए। ये इनकोडिंग डी कोडिंग होता है। ये मैंने ये इनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल लिख दिया हुआ है। आपको इस चीज का बड़ा फायदा होगा, यानी आपको ये एमसीक्यू तो कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ऐड की हुई, ये आपके बहुत ज्यादा नॉलेज में इजाफा करेगी, और इसको जरूर जो है वो रीड किया करें। What role states that enjoyable activities can be used to reinforce participation in less enjoyable activities? बड़ा आसान सा सवाल है कि आप वो काम बड़े मजे से करते हैं, इंजॉय जिसके अंदर आपको मजा आता है, इंजॉय करते हैं, और उस काम को आप जो है ना वो, आपको जो लेस इंजॉयबल एक्टिविटीज होती है ना, आप उनको छोड़ देते हैं। लेस इंजॉयबल एक्टिविटीज को आप छोड़ देते हैं, इंजॉयबल एक्टिविटीज को आप ज्यादा करते हैं। तो ये कौन सा है? आसान सा सवाल है, जवाब आप गलत बताई जा रहे हैं। प्रोक्सिमिटी का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। प्राइम प्रिंसिपल और चीज है, लीस्ट इंटरवेंशन और चीज है। जियाउल्लाह साहब जिंदाबाद। देखें, जिस चीज में हमें मजा आता है वो काम बार बार करते हैं, जिस चीज में मजा नहीं आता हम उस काम को नहीं करते। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट तो यही बात करता है ना। जी, वो दो बंदे ही थे, अब तो बाद में तो लाइन लग गई है। तो जो है ना मतलब जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये देखे बात लिखी हुई ना, स्टेट दैट इंजॉयबल एक्टिविटीज कैन बी यूज टू रीइंफोर्स। जिस काम के अंदर मजा आएगा वो हमें मोटिवेट करेगी, यार करो। मैं क्लास बोरियत के साथ पढ़ाना शुरू कर दूं, यकीन करें 4 दिनों के बाद ना ये 27 में से सिर्फ 5-7 बंदे होने हैं। लेकिन अगर कुछ लोग हैं, कुछ सीखते भी हैं, लेकिन साथ में उन्हें होता है कि यार थोड़ा सा ये टाइम हमारा जो है ना कोई अच्छा ही गुजर जाएगा, कोई टेंशन कम ही हो जाएगी, तो वो इस तरह काम चलता रहता है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट में हूँ, फ्रूटफुल गिविंग आउटपुट, देन इट हैज इफेक्ट। नहीं नहीं, आपके हस्बैंड की बात नहीं हुई, पुलिस वालों की बात हुई है। अच्छा, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इज अ फील्ड दैट एम टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल हमें ज्यादा जहीन बनाती है। आर्टिफिशियल इज अ फील्ड दैट एम टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी को बेहतर करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन, यानी वो कहती है कि इंसानों की तरह हम मशीनें बना दें, यानी वो भी जिस स्पीड से इंसान इंसान से ज्यादा काम करने के लिए, इंसानों जैसा काम करने के लिए मशीनें बन जाएं कि वो इंसानों की तरह जल्दी फास्टली काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू माइन द डाटा, जो डाटे को माइन करे, डाटा इकट्ठा करें। तो ये जो इंटेलिजेंट मशीन है ना, ये बनाना, ये मशीन बनाना, ये काम है कि ऑटोमेट करे चीजों को, उस तरह के काम करे जिस तरह के काम इंसान करते हैं। इंसानों के हमें जो है ना वो, आर्ट इज अ फील्ड दैट एम टू माइन द डाटा, डाटा को माइन करना। अब पहले डाटा उसे देंगे तो माइन करेगा ना। बात ये, जावला साहब ठीक है कि माइन होता है डाटे को, मीन समझ लें कि बहुत सा डाटा है उसमें से माइन निकाल के लेके आना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। लेकिन वो डाटा आर्टिफिशियल को देंगे तो वो माइन करेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि वो अगले के डाटे की आप एक्सेस देंगे उस चीज की तो उसके ऊपर जाके फिर वो लेके आएगा। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्टर जरूर है। रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटा, मेटा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी अपनी सोच के ऊपर सोचना। तो मैं विच स्टेटमेंट, मैं थिंकिंग अबाउट वन थिंकिंग, अपनी सोच के ऊपर सोचना, ये बात करता है। या मेटाकॉग्निशन रेफर टू द प्रोसेस यूज टू प्लान, मॉनिटर, असेस अदर, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग को देखना, यानी मेटाकॉग्निशन क्या दूसरों की बात करता है? सर ये जो फाज साहब जो लोग भी बता रहे हैं, जहां जो कीवर्ड, बाकी बातें ठीक है, मेटा का रेफर टू द प्रोसेस यूज टू प्लान करना, मॉनिटर करना, ठीक है, अदर्स की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो मेटा में खुद से करते हैं, अपने आप को, आपको करना है, ठीक है। खुद मेटा होता है अपनी जात के, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ इसके ऊपर सोचना। तो अदर्स को नहीं हम मॉनिटर करेंगे। अच्छा, मेटाकॉग्निशन इंक्लूड अ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वन थिंकिंग एंड लर्निंग, दूसरों की थिंकिंग नहीं करनी, रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स। अब यहां से देखना पड़ेगा, पहला सवाल तो उसका बनता है, यानी वो आंसर नहीं होगा। ये चीज है, पेपर में भी मेरी तरह नहीं पढ़िएगा जल्दी में, ये देख लीजिएगा नाट जिस तरह इन्होंने पढ़ा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसी तरह एक्सटर्नल मेटाकॉग्निशन रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, ये भी नहीं, ये भी उससे बात मिलती है मेटाकॉग्निशन से कि अपने आप को कर। अब रह गए बी और सी, मेटाकॉग्निशन इंक्लूड अ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वन थिंकिंग एंड लर्निंग, अपनी थिंकिंग को, तो इसका आंसर बी ठीक है। जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है। यानी वन थिंकिंग, अपनी ही थिंकिंग के ऊपर बात, अवेयरनेस होना, ये मेटाकॉग्निशन के अंदर आ जाती है। अपनी ही थिंकिंग के हवाले से वो अपने इवेंट्स को कोई एक्सटर्नलाइज करना, गौर फिक्र करना, या उसको बाहर निकालना, वो, या अपनी थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, ये सारी बातें तो मेटाकॉग्निशन से हैं। जो स्टेटमेंट नहीं है ना, वो ये वाली है। मैं पहले सिर्फ समझ रहा था मेटाकॉग्निशन, तो मुझे पहली स्टेटमेंट ही फिर ठीक नजर आ रही थी। बाकी सबको क्लियर हो गया है? किसी को इस सवाल में इशू तो नहीं है अभी? ओके। एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट, वो हमने ना पढ़ी थी ना क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके अंदर डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, और डॉग को बेल बजा के खाना देते थे, और कभी कभार बेल बजाते थे। नहीं सर, हाँ सब गलत है, आयशा मैडम गलत है। अच्छा, कभी कभार बेल बेल बजा के खाना देते थे। अब बेल कभी कभार बजी, यानी यूं होता है, हफ्ते में एक दफा बेल बजती है, और खाना 5-7 दिन जो है ना, वो खाना हर रोज मिलता है। फिर आज दूसरे चौथे दिन बेल बजा दी, खाना दे दिया। अब क्या जो बेल के ऊपर कंडीशनिंग हुई हुई थी, बेल बजने के ऊपर जो डॉग के मुंह से सलाइवा आता था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भूल जाए उसको? मैं इसको आपको ये बताऊं, मैंने इसकी मिसाल ऐसा दी हुई थी, मैं देना नहीं चाहता। मेरा महबूब जो है ना, वो मुझसे नाराज है, और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ उसको भूलने की, कि अल्लाह करे मुझे भूल जाए, मुझे कभी मैसेज ना करे, मेरा कभी, मेरे कभी सामने ना आए, मेरा कभी इससे वास्ता ना पड़े, ये अपनी दुनिया में जिए, मैं अपनी दुनिया में जीऊँ। मैंने अभी इसके बारे में सोचता ही नहीं है, मैंने अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी की फिक्र कर दी, मैंने सारे तहैये कर लिए। अब क्या होता है, जो महबूब साहब हैं, वो महीने बाद में एक मैसेज कर देते हैं, क्या हाल है, ठीक है। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि आप जो है ना वो, आपकी जिंदगी ठीक, एहसास है कुछ ना कुछ उसके दिल में ना, जुल्म भी करके ना, तो अब शेर भी याद आ रहा है, चले छोड़े। तो वो जो है ना वो याद कर लेता है, यानी कि मैसेज कर देता है। अब ऐसे जालिम महबूब को कैसे भूला जाए, जो हमें कभी कभार जो है ना वो पार्शल चेकअप कर ले हमारा, यानी पार्शल मैसेज कर दे, उसको भूला जा सकता है? नहीं, या मतलब किसी इंसान को मैं भूल रहा हूँ, और यकदम मेरी नजरों के सामने आ जाता है, तो मेरी तो सारी पिछली जो है ना वो हिस्से जाग जाएंगे, मुझे तो याद आ जाना कि यार, हाय। तो मतलब वो नहीं भूलता, ऐसी सूरत में पार्शल जो होता है ना, कभी कभी कोई चीज होना, उससे वो चीज भूलती नहीं है, उसको, उस चीज को भूलना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब भूलना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी मिसाल ये दी थी लेक्चर पढ़ाते हुए भी। ऐसे ना उस्ताद से अजीब अजीब सी बातें आप सुनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरी स्टोरी बहुत डीप है, 7-8 सालों की स्टोरी है। खैर बेगम साहबा को पता है कि थोड़ी सी स्टोरी का पता है, सारी का नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग, जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्ड लर्निंग, नहीं छोड़िए, वो जो है ना डाटी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम लर्निंग, तो प्रोग्राम लर्निंग की कौन सी चीज है प्रोग्राम लर्निंग में नहीं आती? प्रोग्राम लर्निंग से मुराद ये है कि आप जो है ना वो डाटा ले रहे हैं,
मतलब इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम को तरीकेकार को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें ना प्रोग्राम लर्निंग के अंदर कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस शामिल नहीं होगी? प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। मैं एक एक को एक्सेप्ट करता हूँ। आपके हस्बैंड के बारे में बात नहीं की, मैं तो जनरल बात की है, सारे पुलिस वालों के हवाले से बात की है। ये तो जब तक पुलिस वालों ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं ना करना, तो तब तक मैंने बातें करते रहना। वो मेरा दोस्त है नवाज, तो उससे मैंने कहा कि यार मुझे पुलिस वालों से बड़ा डर लगता है। मतलब मैं इनको देखता हूँ तो मेरे ऐसे ना, वो मेरा डोपामाइन इतना रिलीज होता है कि मेरे ना ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि मेरे पास लाइसेंस भी होता है, मैं हेलमेट पहने बगैर घर से निकलता ही नहीं हूँ। बाइक की सारा कुछ अपने पास रखता हूँ, कानून की पासदारी करता हूँ, चौथी पीछे गाड़ी में लग जाता हूँ, लेकिन किसी को क्रॉस नहीं करता पुलिस वाले देख लूँ तो। फिर भी मुझे डर लगता है पुलिस वालों से। तो कहता कि यार ये है कि हमारे पुलिस वाले ना वो ट्रेनिंग करवाते हैं, डीपीओ साहब, वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, और पुलिस के फ्रेंडली पुलिस ना उन्होंने कोई डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो करवाए। खैर वो जिस दिन वो करवाया था उस दिन मैं कहीं और गया हुआ था। तो नहीं, चालान से डर नहीं लगता, पुलिस वालों से डर लगता है। तो एक, खैर मैंने एग्जांपल वो दिया आ रही। तो बहरहाल वैसे ही पुलिस वालों से डर लगता है मुझे ना, एक खौफ बैठा हुआ है मेरे अंदर। खैर जिस दिन उसने मुझे बुलाया कि आज ना मैंने आपका नाम लिखवा दिया, आईडीपीओ के साथ आपकी मीटिंग भी होगी 1 बाय 1, और आपकी ट्रेनिंग भी, एक दिन की वर्कशॉप भी होगी, लेकिन उस दिन मैं किसी जरूरी काम से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था तो मैं नहीं ले सका। तो कभी मतलब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो मुझे, मेरे दिल के अंदर को अच्छा इमेज बैठेगा। अभी तो मैं इनसे डरता भी हूँ और नफरत भी करता हूँ। आप तो डरा रही हैं कि मेरे साथ तमीज से बात किया करें, कि मेरे ससुर एसएचओ भी हैं और मेरे हस्बैंड पुलिस में भी हैं। सर जी मैंने टीचर कह के 2 दफा चालान करवाया है। मेरे पास मोटरसाइकिल न्यू होंडा था, और मैं अपने जंग से निकला नवाज चौक में, वहां पे पुलिस वाले ने रोक लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं स्कूल टीचर हूँ, ये मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास स्कूल की कॉपी भी है, सारी गाड़ी भी नहीं थी, सारा कुछ ओके था मोटरसाइकिल। उसने कहा भाई हेलमेट किधर है? मैंने कहा हेलमेट कोई नहीं है, तो मैं इधर शहर से अभी निकला हूँ, बस यहाँ तक गया जाना है और मैं अभी आ जाता हूँ, ये मेरे साथ ही घर है। भाई उसने कुछ सुने बगैर 200 रुपये चालान कर दिया मुझे। और जो है ना, मैं अगले दिन, मैंने स्कूल दूर, जब मैं स्कूल में होता था तो मैं अगले दिन स्कूल लेट गया। मैं पहले 200 रुपये, उसमें मेरी कॉपी रख ली थी, मैं वो कॉपी उठाई दफ्तर से, नेशनल बैंक में चालान जमा करवाया। तो फिर उसके बाद मेरे फैसलाबाद था, फैसलाबाद अबू जी मेरे पीछे बैठे थे, तो मेरे पास सामान था हमारे पास ना। तो अबू, मैंने कहा, अबू ने कहा कि रिक्शे के ऊपर रख लेते हैं। मैंने कहा अबू जी ये अगले चौक में ही तो जाना है, तो खैर पीछे रख ले, क्यों रिक्शे वाले को फिर फॉलो करेंगे। वो पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया कि ये आपने ना ओवर लोडिंग, हालांकि डब्बे थे, कोई इतना ज्यादा सामान नहीं था। मैंने उसको बताया कि मैं स्कूल टीचर हूँ और वाले साहब मेरे रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, तो ये जो है ना, बस हम ये गली से निकले हैं, अगली गली में हमने वहाँ बिल्टी करवाना है जंग के लिए, तो आप जो है ना वो मेहरबानी कर दो। उसने कहा कि, उसने 2 गालियां निकाली पुलिस वालों को, क्योंकि मैंने अब्बू को बताया ना कि पुलिस वाले ये पुलिस वाले। मैंने कहा, "ये पुलिस वाले मैंने अपना स्कूल मोटरसाइकिल छुड़वाना था तो मैं 200 रुपये दे के आया हूँ वहाँ, तो तुझे तो मैं चालान करना ही करना है।" खैर उसने मुझे 200 रुपये का चालान किया, 200 या 300 का चालान किया। तो बहरहाल मेरे साथ 2 दफा मैंने बताया उनको, दोनों दफा मुझे चालान हुआ है, मैं बताता ही कोई नहीं हूँ उनको। ये हया करते होंगे, लेकिन जो जिनका मेरे साथ वास्ता पड़ा, हालांकि वो मौलवी साहब थे, मैं मौलवी भी हूँ, उसने ये भी हया नहीं किया कि उस्ताद भी है मौलवी भी है, तो कहते चालान तो होना ही है। खैर ये चलती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे बैड हुए हैं कि मुझे ना ये अच्छे नहीं लगते। इनको अपना इमेज बनाने के लिए ना मुझे आके मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैंने पूरे कॉलेज में इनको इतना कर दिया हुआ है ना कि मेरे स्टूडेंट्स पुलिस वालों को सलाम ना करें कभी। वैसे द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम लर्निंग। अच्छा इसमें सबसे डी ऑप्शन देखें। अच्छा 90 नहीं थे। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट ठीक है। यानी यहाँ पे वो प्रोग्राम लर्निंग में आता है। रीइंफोर्समेंट तो थ्योरी प्रोग्राम, यानी जो हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी से बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम थ्योरी भी बोलते हैं। ये ऑप्शन तो नहीं। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इसके अंदर बार बार हमें फौरी रिस्पॉन्ड मिलता है। एक्टिव यानी हम कोई जवाब, प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेप कुछ करते हैं ना, हमें फौरी रिस्पॉन्स मिलता है, ये बात भी ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में करके कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता, यानी आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो बार बार प्रैक्टिस खुद ब खुद नहीं होगी, आपको खुद करना पड़ेगा। यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है, ये इसका आंसर यहाँ पे हमने नाट की बात की है ना, वो इसमें शामिल नहीं है।
बाकी रीइंफोर्समेंट, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, स्मॉल स्टेप्स, ये सारी जो है वो प्रोग्राम लर्न, प्रोग्राम बेसिक कहते हैं किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप बनाना, ठीक है, किसी चीज को एक प्रॉपर लाहे अमल के वे करना। तो ए आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम लर्निंग जो थ्योरी है ना, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसका नाम प्रोग्राम थ्योरी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय, ये मेरे लिए नया सवाल था क्योंकि पेपर में अंदर आया था तो मैंने इसको शामिल किया है। स्टर्नबर्ग एंड लोबर्ट जो है ना, इन्होंने इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी थी। ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी ये है कि हम क्रिएटिविटी कैसे हासिल कर रहे, कैसे क्रिएटिविटी हमारे अंदर आ रही होती है, क्या क्या करते हैं, तो इस हवाले से इन्होंने दी थी। मैंने इसकी जो थ्योरी का लब्बे लुबाब है ना, जो इसका खुलासा है वो मैंने इसके अंदर यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो क्रिएटिविटी आती है, हमारी एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, नॉलेज है, थिंकिंग स्टाइल है, पर्सनैलिटी ट्रेट, मोटिवेशन, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें असर करती हैं तो हमारे जो है ना वो क्रिएटिविटी आती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का रिलेशनशिप क्या है? ये सवाल बहुत डीप लेवल का है, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको समझ आएगी वो जरूर बताएं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे पांच बंदे इसका आंसर ठीक बताएंगे। बोथ टेंड टू स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स, कि ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, ये दोनों रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करते हैं, ये बात गलत है। बोथ टेंड टू वीकन द रिस्पॉन्स, दोनों रिस्पॉन्स को कम करते हैं, बात, यानी हमें ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात आई है तो दोनों उलट है, ये नहीं है कि एक दोनों एक रिस्पॉन्स को बढ़ा रहे हैं, ये रिस्पॉन्स कम कर, वो नहीं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स, वेयर एज पनिशमेंट वीकन अ रिस्पॉन्स। नेगेटिव जो होती है वो उससे नेगेटिव, रीइंफोर्समेंट जो होती है ना, इसमें हमेशा बिहेवियर इंक्रीज हो रहा होता है, और पनिशमेंट में हमेशा बिहेवियर को डिक्रीज किया जा रहा होता है, तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। शुक्रिया, आप लोगों ने बताया, सबने ठीक बताया है, गलत किसी ने भी नहीं बताया, तो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है, इसके सवाल आपको फिर गलत कभी नहीं। Vygotsky थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट निग्लेक्टेड? Vygotsky ना कौन सी चीज को निग्लेक्ट करता है? SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज की बात तो वो करता है, निग्लेक्ट किस चीज को करता है? वो बायोलॉजिकल नीड, यानी बायोलॉजिकल जीन प्याजे बायो को फोकस करता है, जो जो Vygotsky है वो इसको इग्नोर करता है। हु क्वाइंड द नेम ऑफ मेंटल एज? मेंटल एज के हवाले से पहले बात किसने की थी? ठीक है, मेंटल एज यानी ये जो इंटेलिजेंस की बात और मेंटल एज की बात हुई थी, ये किसने बात की थी? मेंटल, ये जो फार्मूले की बात मैं नहीं कर रहा, किसने फार्मूले की बात की थी, ये ना जो मेंटल एज है, यानी जिसने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था ना, वो मेंटल एज उसी ने कहा था, अल्फ्रेड बीने ने बात की थी इंटेलिजेंस के हवाले से मेंटल। मैं यहाँ फार्मूले की बात नहीं कर रहा, ये मतलब किसने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की बात की, किसने उसका फार्मूला दिया, वो बातें नहीं कर रहा, वो अगले लेवल की हैं, टर्म और स्टर्न आती हैं, ये अल्फ्रेड बीने ने इंटेलिजेंस की बात की और मेंटल एज की बात की थी। एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ विच मेमोरी? एपिसोडिक मेमोरी होती है जिसमें हम जो है ना वो करते हैं, कोई स्टोरी सुनाते हैं, जैसे मुझसे आप पूछे सर जी तुम्हारी लव स्टोरी की है, अब मैं वो सुनाना शुरू करता हूँ, तो ये एक एपिसोडिक मेमोरी हो। अब सिमेंटिक मेमोरी होता है जो वो जो किसी अल्फाज के मुतालिक, अल्फाजों के मजमू, अल्फाजों के मुतालिक हों, वो वही जो होती है एपिसोडिक, और सिमेंटिक मेमोरी जो होती है ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर आती है, ठीक है, ये दोनों लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर आती है, यानी आपके पुराना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें पड़ी होती हैं और आप उसको निकाल बाहर लेके आते हैं। Which learning method is observed when students from different schools are working together over the internet on a shared assignment? यहाँ पे मैंने ना, अब मैंने आपको बताया हुआ है कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव में, जहाँ टीचर की मौजूदगी शो की जा रही हो ना, टीचर मौजूद है और टीचर का एक्टिव रोल हो, वो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, स्टूडेंट टीचर का एक्टिव रोल। और जहाँ पे सिर्फ बच्चे आपस के अंदर मिलजुल के कर रहे हो, यानी कोई असाइनमेंट बच्चे मिल के कर रहे हैं, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ स्कूलों से इंटरनेट के ऊपर किसी एक खास काम के ऊपर, शेयर्ड काम के ऊपर मिल के काम कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। The essential element that differentiate between probability and non-probability sampling technique, ये probability sampling है, और नॉन probability sampling होती है जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, जहां इक्वल नंबर ऑफ चांस होता है कि किसी बंदे को सिलेक्ट किया जाए, जबकि जो हमारे पास नॉन probability होती है वहां इक्वल चांस नहीं होता।
अब ये प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बुनियाद किस बुनियाद पे होती है? साइज ऑफ द सैंपल, कि हम देखेंगे कि हमने साइज 200 लेना है तो प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, और 300 लेना है तो नॉन प्रोबेबिलिटी, ये बात तो नहीं है। रैंडमनेस इन द सिलेक्शन ऑफ यूनिट, हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास वहाँ रैंडमनेस लेनी है कि हमने रैंडमनेस नहीं लेनी, वो बात है तो फिर हम कर लेते। नेचर ऑफ द पॉपुलेशन सैंपल, हमने पॉपुलेशन के की नेचर क्या है, किस तरह के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव किस तरह के हमारे हैं, तो ये रैंडमनेस की वजह से होती है। यानी अगर हम रैंडम लेनी है तो हम प्रोबेबिलिटी होगा, अगर रैंडम नहीं लेनी तो नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी डिफाइन भी कर दिया मैंने। वन वे एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं अनोवा, वन वे एनालिसिस। तो ये अनोवा होता है, ये क्या होता है? अनोवा के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? यानी अनोवा के अंदर होता है जब हम वेरिएंस निकालते हैं, इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस निकाल रहे होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनोवा होता है। ठीक है, एक यानी उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, यानी वो टी स्क्वायर वहां पे तो ये चीजें नहीं थी, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा या अनोवा होगा। ये सारी चीजें मैंने इसकी समरी दे दी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, कौन सी थीमेटिक रिसर्च, ये होती है पर्सनैलिटी के मुतालिक रिसर्च। तो ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, पर्सनैलिटी को जांचना उसके, ये क्वालिटेटिव होती है। केस स्टडी, ये भी क्वालिटेटिव। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का गुफ्तगू करना, यानी कोई गुफ्तगू को, तो ये भी क्वालिटेटिव होती है। तो सर्वे रिसर्च जो होता है ना, सर्वे मेथड, ये क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव नहीं होता। परसेंटाइल, परसेंटाइल के अंदर ये होता है कि मैं कहता हूँ हाँ जी आपकी परसेंटाइल कितनी है, आप कहते हैं 70 है, इसका मतलब है कि क्लास में आप 70वें नंबर पे आए। परसेंटाइल आप सबसे कम की कितनी है जी, 25 है, तो मैं कहता हूँ आप 25 और 75वें नंबर पे हैं, तो आप 50 दर्जे 25 वाले से बेहतर हैं। तो परसेंटाइल के अंदर क्या कर रहे होते हैं हम लोग, रैंक कर रहे होते हैं किसी को, रैंक की तरतीब, हाईएस्ट लेवल, यानी छोटे से बड़े हाईएस्ट लेवल की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, नॉमिनल होता है, आर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये आर्डिनल होता है। ठीक है, देखिए परसेंटाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम रैंक कर रहे हैं चीजों का, रैंक करना, तरतीब लगाना, परसेंटाइल जो है वो आर्डिनल के अंदर आता है, कि यहाँ पे हम सीक्वेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, ये आर्डिनल है, इंटरवल रेशो नहीं है, नॉन ट्रू, इस तरह की बातें नहीं। What is the name of the conceptual framework in which the research is carried out? जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। तो वो फ्रेमवर्क कौन सा होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस ये फ्रेमवर्क नहीं है, मैं आपको इसको बताता हूँ। मैंने आपको ना एक टॉपिक पढ़ाया था, पहले आप जवाब बता दें। डिजाइन वाले सारे गलत बता रहे हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात, कंसेप्चुअल का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, बी भी गलत है। अब एक तो होना ही है, फिर ए बी नहीं है, डी नहीं है, तो फिर सी ही होना है। इसी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपको इसको बता, मैंने आपको ना एक टॉपिक पढ़ाया था, रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम के अंदर मैंने बताया था कि रिसर्च को हम तीन एस्पेक्ट के ऊपर देख रहे होते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल और एक्सियोलॉजिकल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म, इंटर इंटर पॉजिटिविज्म और क्रिटिकलिज्म। ठीक है, इस तरह की बात करते हैं। हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग इंसान है ना, इनसे डाटा लिया जा सकता है, और साइंटिफिकली इनसे, ये इंसान साइंटिफिक प्रोसेस के ऊपर पूरा उतरता है, और साइंटिफिक प्रोसेस से इंसान से डाटा लिया जा सकता है। कुछ कहते हैं नहीं यार, इंसान शऊर रखता है, हो सकता है वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके अंदर कुछ और हो। जैसे मैंने बताया था ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आजकल हैं सीएसएस में, वो लोग 5-7 लाख लगा के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को अपने इंटरव्यू देते हैं, और वो सवालों को उनको करेक्शन करते हैं, और उनका साइको टेस्ट फेल ही नहीं होता, क्योंकि उनको सवाल रटवा दिया जाता है कि आपने इस तरह के रिस्पॉन्स में इस तरह का रिस्पॉन्स देना है। तो यानी इंसान जो है ना, ये क्रिटिकल इंसान जो है ना, इसको शऊर रखता है, हो सकता है वो जो जवाब दे रहा है ना उसके अंदर वो चीज ना। थर्ड क्रिटिकलिज्म, वो कहते हैं कि इंसान के अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, साइंटिफिक देखा जा सकता है, इंटरप्रेटिविज्म। तो यानी ये पैराडाइम होता है कि आपकी सोच क्या है, आपका बिलीव क्या है, आप किसी चीज के बारे में क्या सोच रखते हैं, आप किस चीज को कैसे कर सकते हैं, आपका अकीदा क्या है। ये चीजें आती हैं, तो ये सर, इसकी बुनियाद पे हम मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं। यानी जब हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लियर होगा ना, फिर उसी की बुनियाद पे हम देखेंगे कि डाटा किससे लेना है, कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है, कौन सी पॉपुलेशन लेनी है। ये यानी रिसर्च पैराडाइम पहले आती है, रिसर्च डिजाइन बाद में आता है। रिसर्च डिजाइन के अंदर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने डाटा किससे लेना है, कौन सी सर्वे रिसर्च करनी है, कौन सी करनी है,
वो रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। लेकिन रिसर्च डिजाइन से पहले एक रिसर्च पैराडाइम आता है, जो हमारे बिलीव को देखता है कि हम चीज के बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस चीज का आपको समझ ना आई हो, ना पता चल रहा हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, रिसर्च की प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पे रिसर्च पैराडाइम के नाम से टॉपिक होगा, उसको आप करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वहां मैंने वजाहत की हुई है। यहाँ भी मैंने इसको दोबारा कहा, हम फिलोसॉफिकल लेवल पे देखते हैं टाइप, फिर इसकी बुनियाद पे हम मेथोडोलॉजी की तरफ आते हैं, और मेथोडोलॉजी होता है वो रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, इंसान आजाद पैदा हुआ है, लेकिन हर कहीं वो एक बड़ी गुत्थियों के साथ मुंसलिक है, बड़ी चेन के साथ है। वो अपनी अलग दुनिया बसा नहीं सकता, अपनी मर्जी कर नहीं सकता, अपने 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 मुताबिक वो अपना लाइफस्टाइल नहीं कर सकता। यानी अपने ना दुनिया को साथ लेके जीना पड़ता है, दुनिया को साथ लेके चलना पड़ता है, और उसको एक चेन के साथ लगा दिया गया है। उसकी अपनी कोई अपना आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंस ही उसके पास नहीं है। ये बातें कौन करता है? ये रोसू करता है, ये दुख रोसू का है कि यार ये क्या है। बहरहाल आप खुद देखें, मतलब यहाँ पे मेरे पास इसका जो आप 27 लोग सुनने वाले हैं जो भी हैं, मैं आपसे कहूँगा किसी की जिंदगी के अंदर दखल नहीं डालें। हम लोगों ने लोगों की जिंदगी को अजाब कर दिया हुआ है, सच में। कौन कैसे जी रहा है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है। क्यों किसी की टो लगाते हैं? यानी मेरे हिमसाए आके बैठे हैं, वो जिस तरह का उनका करेक्टर है, वो जिस तरह के, मुझे उनसे क्या लेना देना है यार? मैं क्यों पूछ, मैं क्यों बात करूं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है? यार उनकी मर्जी है, वो मुझे जवाब दें। हर इंसान का हमने ठेका लिया हुआ है, लोगों को आजाद छोड़ दें और जिनका जो दिल करता है वो करें। जब तक इस्लाम में जिहाद भी है ना, कि अगर वो आपकी जमीन, आपकी माँ, आपका माल, आपकी इज्जत, उसके ऊपर अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमला नहीं कर रहा है, काफिर भी है जो भी, आप उसको कुछ ना कहें। लेकिन पता नहीं हमने क्यों हर पूरे जहान का हर शख्स की बुराई बयान करता, मैं ही इस दुनिया में पाक साफ धोया हुआ हूं, बाकी सारे बुरे हैं। तो ये नहीं, चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल ये ना, ये रोसू की बात मुझे अच्छी लगती है कि ये जो चेन में इंसान को ना पकड़ लिया गया, इंसान को आजादी नहीं, हम जंजीरें डाल दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन करेक्टर। ये कहता है, ये थ्योरेटिकल क्या है एजुकेशन को पढ़ाना? एजुकेशन वही है जो प्रैक्टिकल हो, वोकेशनल हो, जिसका कोई काम मिले हमें, जो हमें कोई फायदा दे सके। देखिए, जो लोग ए की बात कर रहे हैं ना, ए वाले कहीं बात करते हैं रियलिज्म के अंदर, वोकेशन भी साथ में होनी चाहिए। वो प्योर वोकेशन की करेक्टर की बात नहीं करते। लेकिन प्रैग्मेटिज्म वाले तो थ्योरेटिकल नॉलेज की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं वही होना चाहिए जो जिसको किया जा सकता है। ओनली द लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग। अगर लर्निंग बाय डूइंग नहीं है तो लर्निंग नहीं है, यानी बगैर लर्निंग बाय डूइंग के लर्निंग है ही नहीं। ठीक है, ये कहते हैं प्रैग्मेटिज्म वाले। और वोकेशनल एजुकेशन की कहीं ना कहीं बात वो करते हैं। तो ये आंसर जो है इसका प्रैग्मेटिज्म हो। मैडम नाजिया साहबा, नेचुरलिज्म तो कुछ भी नहीं करवाते, मतलब कहते हैं खुद कर लेगा बंदा, जो उसका दिल करेगा उनको जिनाखो आजाद छोड़ दो अपने। जो प्रैग्मेटिज्म वाले ना, लर्निंग बाय डूइंग की बात, लर्निंग बाय डूइंग ही वोकेशनल है। ठीक है, काम करके कमाओ, ये ऐसे बैठ बैठ के जो है ना वो ना कर। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट्स डेट नॉलेज विच वर्क्स इज ट्रू? कौन सी फिलोसफी है वो कहती है वही नॉलेज जो वर्क करता है ना, काम करता है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं ना कॉलेज प्रवेश साहब ने अच्छा काम किया, और उन्होंने, उनकी किताब बहुत पुरानी है, और कारवान वालों से, ये जहांगीर और इन लोगों से किताबें जो लिखी हैं ना, उनसे इसकी किताब बेहतर है, क्वालिफाई गाइड है। और उस्ताद बुरा भी हो ना, यानी मैंने आपको पढ़ाया है, और मैं आपको कुछ बातें गलत बता जाता हूँ। ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कुछ बातें मैं गलत बता देता हूँ, और बाद में आप मेरी करेक्शन कर देते हैं, मैं उसको देखता हूँ, मैं ठीक कर लेता हूँ, अपनी गलती तस्लीम कर लेता हूँ। अच्छा, प्रवेश साहब का एहसान है कि हम में से बहुत से लोगों ने अपना जिंदगी का स्टार्ट जो है ना वो प्रवेश साहब की किताब क्वालिफाई गाइड से लिया होगा। हमें आसान लगी तो हमने लिया है। तो ठीक है, उसके अंदर कुछ उसको ये कहें कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन गलत है, लेकिन ब्लेम नहीं करें उस उस्ताद को ना। तो प्रवेश साहब ने अच्छा काम किया है, उनको, उन्होंने उतनी इतनी क्वालिफाई गाइड, उतनी किताबें उनकी आज तक चल रही हैं। तो अच्छा उनका काम है, मतलब स्टार्ट लोगों ने यहीं से लिया है, और एक पायदार किताब है। बस ये है कि चीजें गलत हो जाती हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। हम मुसलसल इवाल्व हो रहे हैं, अपनी लिखी हुई चीजों को मैं बार बार रिव्यू कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो ना, ये मुसलसल इवाल्युएशन में होती है। हाँ बस ठीक है, कुछ उसमें गलत हैं,
तो जब आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ है तो तभी आपने ये निशानदेही किया कि ये चीज़ गलत दी हुई है। तो शुक्र अदा करें कि कुछ और कुछ चीज़ किसी उस्ताद ने हमारी बुनियादें रखी थी तो तभी ना। सर मैंने जुएब साहब बताया है कि वोकेशनल वाले रियलिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म का मुकाबला आ जाए ना, तो फिर प्रैग्मेटिज्म जीत जाएगा। यानी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी रियलिज्म के करीब है, एंटी नहीं है। रियलिज्म बेस प्रोवाइड कर रही है वोकेशनल को, प्रैग्मेटिज्म को। अब जो बड़ा आ गया है, बड़े की बात ज्यादा होगी ना। ठीक है, बड़े ने क्या है, तो प्रैग्मेटिज्म अगर ना होता तो मैं रियलिज्म की तरफ ही जाता। अब रियलिज्म है तो फिर उसके बाद है। ठीक है, क्लियर हुआ सर जी? वेब से तो मतलब ये कि प्रैग्मेटिज्म ने वोकेशनल की रियलिज्म ने बात की है, लेकिन जब दोनों का मुकाबला हो रहा है ना, अब देखिए आइडियलिज्म पैरलिज्म की बात हो जाए, दोनों के थॉट सेम है, लेकिन आप कहीं पे जब उसको आइडियलिज्म की तरफ चले जाएंगे, पैरलिज्म की तरफ चले जाएंगे, तो फोकस मोस्टली फोकस की बात करेंगे जैसे जियाद साहब ने बताया। शुक्रिया। अच्छा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट द नॉलेज विच वर्क्स एट, वो कहते हैं नॉलेज वही अच्छा है जो वर्क करता है। तो कौन सा नॉलेज जो वर्क करता है? तो वो प्राइवेटिज्म वाले कहते हैं, वो कहते हैं वो नॉलेज खाते का है ही नहीं, जो काम नहीं करता, जिसका फायदा कोई नहीं है, जो हमें कमा के नहीं देता, जो डिग्री हमें कमा के नहीं देती, कोई फायदा नहीं। तो प्राइवेटिज्म वाले बात करते हैं। क्लियर जी? ओके, ये सवाल भी करते रहें, ठीक है। और जो प्रीवियस हमारे सवाल है ना, जो 2000 सवाल है, उनको भी हाँ बस यही है। अच्छा, जो है ना वो आप प्रीवियस 2000 सवाल उसको भी रिपीट करते रहे जब तक कि आपको अच्छी तरह क्लियर ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपको अच्छी तरह क्लियर ना हो जाए 2000 सवाल, तब तक वो करते रहें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उसमें से सवाल रिपीट होंगे। ठीक है, या उस रिपीट ना हो तो उस तरह के सवाल आएंगे। अगर वो 2000 सवाल आपको याद हो जाए तो फिर आगे आइए। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। वैसे ज्यादा सवाल तो मेरा सर वैसे खाया अच्छा है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आप मैसेज करते हैं, पूछते हैं, तो कोशिश होती है कि बता दूं जितना मुझे आता पता है। सीख रहे हैं जी, हम कौन सा हम सब कुछ नहीं पता, हम तो अभी सीखते हैं। अभी मेरे ना मोबाइल के अंदर कितनी जो है ना वो एजुकेशन की वीडियो डाउनलोड हुई हुई हैं, जिनको मैंने सुनना है और उनके मुताबिक मैंने अपने नोट्स को करेक्शन करनी है और चीज़ों के बारे में। तो ये सीखने का अमल जारी रहता है, परफेक्ट नहीं है। जिस दिन ये चीज़ आ जाएगी फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाएगा लर्निंग का। जब तक सिलेक्ट ना होना, जान छोड़िएगा ही नहीं। बस ये है कि और इस दफा सिलेक्ट हो ही जाए, जान छोड़ दीजिएगा। जजाक अल्लाह जी, अब तक ख्याल रखिएगा। जजाक अल्लाह। किधर गई है इसको? नहीं नहीं मैडम, मैं वकार निसार साहब, मैं जो है ना वो आपको गलत नहीं कह रहा था, वैसे एक जनरल बात कर रहा था कि उस्ताद जो है ना उस्ताद होता है। आपने ठीक बात की क्वालिफाई गाइड में, लेकिन इसको ना मैंने इसको बुरा महसूस नहीं किया।